दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में जब से इन्वेस्टमेंट बंद हुई है तब से काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अब अगर उनको फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना है तो कौन से फंड में यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो ये भी एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है जिसने बहुत अच्छी रिटर्न्स बहुत सालों में बना कर दी है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे ये कहां पर अपना पैसा लगाता है, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी रहती है और इसने रिटर्न्स कैसे दिए। एंड में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड सुटेबल है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है और इसके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि यहाँ पर ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी 500 टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। टोटल कंपनीज की अगर आप बात करें तो टोटल 51 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में इस वक्त मौजूद है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी लॉन्च डेट की तो फरवरी 2015 में ये फंड यहाँ पर शुरू हुआ है। फंड मैनेजर की बात करते हैं तो मिस्टर अनिरुद्ध साहा यहाँ पर इस फंड के मैनेजर हैं। अप्रैल 2018 से ये इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं इस वक्त कंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत फंड मैनेजर की यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2018 से लगभग 4 साल से सेम फंड मैनेजर यहाँ पर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए इसकी फंड साइज की तो काफ़ी कम है अभी इसका फंड का साइज 3500 करोड़ के आसपास। उसके दो तीन रीज़न है। एक तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है अभी तक इंडिया में, क्योंकि ये जो कंपनी है वो कंपैरेटिवली कम नोन कंपनी है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो काफ़ी कम फंड का साइज अभी दिखता है। वहीं दोस्तों बात करें इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने लार्ज कैप में लगाया हुआ है 63% के आसपास, मिड कैप में 23 और स्मॉल कैप कंपनीज में 9% के आसपास पैसा। तो दोस्तों हालांकि ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी कंपनी में कितना भी पैसा लगा सकता है, लेकिन सिंस मार्केट की कंडीशंस थोड़ी यहाँ पर कम अच्छी दिख रही है तो यहाँ पर ये रिलेटिवली सेफ होकर चल रहा है फंड। लार्ज कैप कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा पैसा ये यहाँ पर लगा कर चल रहा है। वहीं दोस्तों बात करें इसकी एक्सपेंस रेशो की तो काफ़ी कम है, 0.41% के आसपास की एक्सपेंस रेशो है। कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो कैटेगरी एवरेज से लगभग आधी से भी कम एक्सपेंस रेशो ये भी चार्ज कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लें इसकी एग्जिट लोड पे तो अगर आप अपना डाला हुआ पैसा 90 डेज के अंदर निकाल लेते हैं तो आपको 0.5% का यहाँ पर एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप 90 डेज के बाद कोई भी पैसा यहाँ पर निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। तो एग्जिट लोड के मामले में भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है। जनरली हमने देखा है कि 1 साल तक का एग्जिट लोड यहाँ पर रहता है बाकी फंड्स में। वहीं दोस्तों बात करें अगर इसकी रिस्क रेशोज पे और इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यहाँ पर समझे तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 20.78 है, शार्प रेशो 1.08 और टर्नओवर रेशो इसकी 126% के आसपास। कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 19.41 है। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी कंपनी का ये बताता है, किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितनी कम होता है उतना ही ज़्यादा एक फंड की स्टेबल रिटर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये दिखा रहा है कि ये फंड रिलेटिवली ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है कंपैरिजन टू कैटेगरी एवरेज। शार्प रेशो बताता है किसी भी फंड का कि एक फंड कितना ज़्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है। ये जितना ज़्यादा होता है उतनी एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखती है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहाँ पर इस फंड की अच्छी दिख रही है। टर्नओवर रेशो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज़्यादा बाय और सेल कर रहा है अपने पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज़ को। तो यहाँ पर इसकी जो टर्नओवर रेशो है 126% की है। हालांकि कैटेगरी एवरेज की जो टर्नओवर रेशियो है वो रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा हो गई है 138%। लेकिन दोस्तों मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर किसी फंड की टर्नओवर रेशियो 100% से ज़्यादा है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाय एंड सेल हो रहा है अब उसकी पोर्टफोलियो में, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा एक नेगेटिव बात होती है, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर कोई फंड बहुत ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। वहीं दोस्तों सेक्टर एलोकेशन पे बात कर लें तो सबसे ज़्यादा पैसा ये फाइनेंशियल सेक्टर में लगा रहा है 21%, देन टेक्नोलॉजी सेक्टर में 16%,
कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 15 और हेल्थ केयर और कैपिटल गुड सेक्टर में 8% के आसपास यहाँ पर पैसा है। तो सिंस ये बहुत ज्यादा पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत ज्यादा एलोकेशन दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे इन टॉप सेक्टर्स में इसने लगभग 60-65% के आसपास ही पैसा लगाया हुआ है। कंपनीज की बात कर लें तो कंपनीज में दोस्तों यहाँ पर मेजरली आपको देखने को मिलेगा कि लार्ज कैप कंपनीज बहुत ज्यादा इसके पोर्टफोलियो में टॉप 10 में है। आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो अभी रिसेंट में पिछले 1-2 हफ्ते में जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, चाहे आईसीआईसी बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो। हालांकि ये जितने भी बैंक्स हैं ये काफी स्टेबल बैंक्स माने जाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस फंड के लिए अच्छी बात क्या है कि इन्फोसिस, एलएनटी जैसी कंपनीज है यहाँ पर, उसके अलावा एलएनटी इन्फोटेक है, तो यहाँ पर 16% जो ये एलोकेशन करके चल रहा है आईटी सेक्टर में, उससे इस वक्त इसके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिली होगी, क्योंकि इस मार्केट कंडीशन में अभी आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो काफी स्टेबल बन के रिटर्न्स दे पा रहा है। तो यहाँ पर एक फंड की जो डाइवर्सिफिकेशन होती है वो इस टाइप से किसी भी फंड को हेल्प करती है। रिटर्न्स की दोस्तों बात कर लें तो यहाँ पर अगर आपने 1 साल पहले 10,000 रुपए लगाए होते तो 19% के आसपास की रिटर्न आपको मिल गई होती। 10,000 की लागत इस फंड ने आपकी 11,900 के आसपास बना दी है। वहीं दोस्तों अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन पे यानी कि 2015 में 10,000 रुपए लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 27,000 के आसपास बना दिया है। 5 साल में 19% की रिटर्न है और 3 साल में 27% की रिटर्न है। तो अगर आप देखेंगे सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स काफी अच्छी नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में ये फंड अच्छा रिटर्न्स दे रहा है। 2 साल में देखेंगे 37% की और 3 सालों में अगर आप देखते हैं 27% की। तो 2-3 सालों में अच्छी रिटर्न है, लेकिन सिंस इंसेप्शन अगर आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर नहीं है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें एसआईपी पे रिटर्न पे, तो अगर आपने इस फंड में 1,000 रुपए पर मंथ से एसआईपी करा रहे होते 1 साल से, तो लगभग आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम ही यहाँ पर दिख रही है। 12,000 की लागत आपकी 12,100 के आसपास हुई होती, तो लगभग एक जैसी ही यहाँ पर लागत पे आपकी बहुत ज्यादा कोई यहाँ पर बेनिफिट नहीं हुआ है। 5 साल में 23% की रिटर्न है, 3 सालों में 30% की और 2 सालों में 32% की। तो रिसेंटली जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बैंकिंग सेक्टर में गिरावट आई है और इसके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर है, तो इस वजह से इसका जो रिटर्न आप 1 साल की देख रहे हैं एसआईपी पे कुछ खास नहीं है। 2 साल में और 3 साल में अभी भी अच्छी रिटर्न है और 5 सालों में भी अच्छी रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों किसी भी फंड ने क्या अच्छी रिटर्न जनरेट की है या नहीं की, उसका एक सबसे अच्छा पैरामीटर होता है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को रेगुलर बेसिस पे बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स से इस फंड की रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं तो 5 सालों में इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने 13% की रिटर्न दी है, वही इस फंड ने 19% की। 1 साल में देखेंगे 1 साल में ये फंड अभी भी 21% के आसपास की रिटर्न दे रहा है, वहीं इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो सिर्फ 9% की रिटर्न दे रहा है। तो बेंचमार्क इंडेक्स को ये आराम से बीट कर पा रहा है, क्योंकि मार्केट की अभी 1 साल से अगर आप देखेंगे कंडीशन थोड़ी खराब है, तो वहां पर ऐसा फंड जो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है काफी एक अच्छी बात आप मान सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। वहीं दोस्तों अगर हम इस फंड की रोलिंग रिटर्न्स पे यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस फंड की रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से, तो इस फंड के भी थोड़ा क्राइटेरिया वैसा ही देखने को मिलता है जैसे हमने क्वांट के फंड्स देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि 2019-20 तक ये फंड कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा था, ये अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा था। वहीं जब 20 में मार्केट गिरी थी उसके बाद से इस फंड ने परफॉर्म करना शुरू किया है और उसके बाद से लगातार अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए आ रहा है। अगर आप 3 इयर्स की रोलिंग रिटर्न पे देखेंगे, यानी कि अगर आप 5 साल 3 साल में अभी भी देखते हैं तो इसकी रिटर्न्स अच्छी दिखती है, लेकिन उसका रीजन यही है कि जो मार्च 2020 में जब मार्केट गिरी थी उसके बाद से इस फंड ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इन चीजों का जरूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कंसिस्टेंसी अभी इस फंड की नहीं दिखती है। पिछले 1-2 सालों में ही इसने मेजरली परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से इसकी ओवरऑल रिटर्न्स यहाँ पर अच्छी दिख रही हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको यही बोलूंगा कि इस मार्केट कंडीशन में सिंस इस फंड का जो टर्नओवर रेशियो है वो ज्यादा है, तो अगर आप थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क लेने वाले
इन्वेस्टर हैं तो ही आप फ्लेक्सी कैप में, इस पर्टिकुलर फ्लेक्सी कैप पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर ये वीडियो से हेल्प हुई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। धन्यवाद।